Hello friends, welcome back to my channel and today I am discussing about object oriented programming। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में हमने डिफरेंस देखा था। तो आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जो डिस्कवर करा था एलन के नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर करा, जो कि इन्होंने 1966 से 67 के बीच में इसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो इसके बाद हम जाते हैं हमारी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी है। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सिमिला 67। जैसा कि सिमिला ये सिमुलेशन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। सिमुलेशन मीन्स किसी रियल टाइप की एंटिटी को हमें वर्चुअल टाइप के एंटिटी में कन्वर्ट करना, या किसी रियल टाइप के ऑब्जेक्ट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, इट्स कॉल्ड सिमुलेशन। ठीक है, इसी से ये वर्ड बना था, जो कि हमारी ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी प्योर ऑब्जेक्टेड मतलब 100% प्योर ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। कुछ लोग बोलते हैं जावा, जो कि हाँ काफ़ी हद तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इसमें कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि उसे 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बनाते। तो हमारी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फर्स्ट कौन सी होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो होगी हमारी स्मॉल टॉक। ठीक है, स्मॉल टॉक इज़ माई फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये तो हमारा हिस्ट्री का ओवरव्यू। तो अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, वो भी वन बाय वन। ठीक है, तो जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग अप्रोच विच रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड घूमती हो, मतलब ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमती हो, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एंटिटी इज द सिस्टम दैट कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म यूजिंग एंटिटी प्रॉपर्टी सेट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी सेट ऑफ प्रॉपर्टी और सेट ऑफ ऑपरेशन डिफाइन हो रहे हों एट पर्टिकुलर वे, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, ये हमारे 5 की प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप्स, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 5 की प्रिंसिपल कौन थे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चाहिए ही क्यों। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसका आंसर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, अगर हम इसके कुछ की प्रिंसिपल एक तरह की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरह की गाइडलाइंस हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करें तो हम काफ़ी बड़ा सिस्टम इजी वे में मैनेज कर सकते हैं, या काफ़ी बड़ी प्रोग्रामिंग हम इजी, मतलब हमारा 1000 लाइन का कोड है, उसे कैसे मैनेज करना है, तो हम इसे इन गाइडलाइंस को अगर हम फॉलो करें तो हम ईजीली वे में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम काफ़ी अच्छा बन सकता है। ठीक है, सपोज़ जैसे कि चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये एक तरह की कैसी गाइडलाइंस है। सपोज़ करो महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने रिश्तेदारों से, कौरवों से, अपने भाइयों से लड़ाई कर रहा था, तो जब वो युद्ध में सामने आया तो उसे पता चला कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, उसे काफ़ी दुख हुआ कि मैं इनके सामने नहीं लड़ पाऊँगा। उसने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए और बड़ा उसे दुख हुआ, बड़ा विलाप करने लगा। तो उस समय कृष्ण भगवान जो उनके सारथी थे, उन्होंने उन्हें गीता के उपदेश दिए, एक तरह की गाइडलाइंस दी कि अगर तुम दुख करोगे, ये तो कर्म का फल है, आपको कर्म करना पड़ेगा, भगवान ईश्वर आपको फल देगा। या एक उनकी गाइडलाइंस थी कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो इसी प्रकार उन्होंने गीता जो है उन्होंने उपदेश दिए उसके, अगर वो कोई भी व्यक्ति अगर उसे फॉलो करे तो उसकी जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, काफ़ी आराम से वो जीवन व्यतीत कर पाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई प्रोग्रामर इन गाइडलाइंस को फॉलो करे, वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काफ़ी बड़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर ये कुछ हम 5 की प्रिंसिपल अगर इनको इम्प्लीमेंट कर दे प्रोग्रामिंग में, तो हमारे प्रोग्रामर को काफ़ी कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और ईजीली उस प्रोग्राम को वो बना पाएगा, या ईजीली उस सॉफ्टवेयर को बना पाएगा। ठीक है, तो हमारे जो की 5 की प्रिंसिपल हैं, फर्स्ट है एनकैप्सुलेशन, दूसरा डाटा हाइडिंग, एंड तीसरा एब्स्ट्रैक्शन, चौथा पॉलीमॉर्फिज्म, एंड फिफ्थ इनहेरिटेंस। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट और क्लासेस है इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर इससे पहले हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को थोड़ा और क्लियर समझते हैं कि आखिरकार इन दोनों में आखिरकार डिफरेंस है क्या।
तो अब हम इसे डिस्कस करेंगे। सपोज़ करो कि हमें हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कि हम जैसे कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक टीम है। तो हमारे एक टीम को बैंकिंग सॉफ्टवेयर को बनाने का एक टास्क मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उस बैंकिंग सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैंक की डिटेल जाननी पड़ेंगी, आखिरकार बैंकिंग में काम होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बैंक जाकर या बैंक के किसी मैनेजर से या किसी एम्प्लॉय से उसके बारे में जानकारी लें कि आपके यहाँ काम क्या क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ विड्रॉल, पैसे का विड्रॉल एक टाइप का काम है, और डिपॉजिट करना एक टाइप का काम है, और अकाउंट नंबर ओपन करना एक टाइप का काम है, उसको क्लोज़ करना एक टाइप का काम है, और लोन देना एक टाइप का काम है। मतलब कुल मिलाकर काफ़ी सारे काम हो गए हमारे बैंकिंग सिस्टम के, मतलब कुल मिला के हज़ारों काम हो जाएंगे, है ना। तो सपोज़ करो कि जिससे हम एम्प्लॉय या बैंक के मैनेजर से बात करने, वो एक नॉन टेक्निकल बंदा, उसके बारे में उसे नहीं पता कि कोडिंग किस प्रकार से होती है। तो हम जब सी के ओवरव्यू में देखें, तो हम सी के अप्रोचेस से उस कोडिंग को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोसीजर मतलब पूछेंगे उससे, प्रोसीजर की तरह पूछेंगे कि इसमें क्या क्या काम होना है। तो सबसे पहले वो बताएगा कि इसमें डिपॉजिट होना है, तो वो डिपॉजिट के बारे में पढ़ाएगा, किस तरह डिपॉजिट होगा, या विड्रॉल करना है तो किस टाइप से विड्रॉल होगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो वो सब बताएगा। तो वो एक प्रोसीजर बता रहा है कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, वैसा करेंगे। तो सी की हेल्प से हम क्या करेंगे, डिपॉजिट का फंक्शन बनाएंगे, विड्रॉल का फंक्शन बनाएंगे, लोन का फंक्शन बनाएंगे। ऐसे हम एक प्रोसीजर में उन सारे फंक्शन को बनाते जाएंगे। तो सपोज़ करो कि एक हमारा बैलेंस फंक्शन है, जो कि हमारा अकाउंट का बैलेंस मैनेज करता है। एक बैलेंस टाइप का वेरिएबल है, सॉरी नॉट फंक्शन, इट इज़ अ वेरिएबल, जो कि फ्लोट कुछ हो सकता है, सपोज़ कर लो, ठीक है, जो कि हमारा अमाउंट कैरी करता है, ठीक है। तो सपोज़ करो हमने दो फंक्शन बनाए, एक विड्रॉल, एक पैसा निकालने का, एक पैसा जमा करने का। तो उसमें हमें दोनों में, जब हम विड्रॉल करेंगे तो हमारा पैसा बैलेंस की वैल्यू चेंज होगी, बैलेंस की वैल्यू विड्रॉल करेंगे तो हमारी बैलेंस की वैल्यू कम होगी, और जब हम उसको जमा करेंगे तो बैलेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हमें एक बैलेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मान लो हमारे दो फंक्शन है, दोनों यूज़ कर रहे हैं, विड्रॉल और जमा करने वाला, डिपॉजिट वाला, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि हमें डिपॉजिट बैलेंस वाला जो फंक्शन है वो कहाँ डिफ़ाइन करें, यहाँ पर डिफ़ाइन करें, यहाँ पर डिफ़ाइन करें। तो आप कहते हो अलग अलग डिफ़ाइन करें, पर जो अकाउंट है, अकाउंट होल्डर है, उसका अकाउंट तो एक ही है, बैलेंस ही एक ही है। अगर आप इसमें भी बैलेंस बना लेंगे, इसमें भी बैलेंस बना लेंगे, तो बैलेंस की वैल्यू करप्ट हो जाएगी। यहाँ पे कुछ और वैल्यू बताएगा, यहाँ पे कुछ और वैल्यू बताएगा। तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन आता है कि हम उसे ग्लोबली डिफ़ाइन कर दें, है ना। ग्लोबली तो जानते ही हो, मतलब फंक्शन के बाहर डिफ़ाइन कर दें। तो जैसे हमने बाहर डिफ़ाइन करा तो क्या होगा, ये तो यूज़ कर लेगा, ये भी यूज़ कर लेगा। तो हम एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो एक बंदा तो बनाएगा नहीं, काफ़ी बड़ी टीम लगी होगी जो कि आपस में कोई डिस्कशन नहीं करी होगा। अगर डिस्कशन करेंगे तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम लगेगा, कोई एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाएगा, इसे काफ़ी टाइम लग जाएगा, 5-6 महीने का टास्क होगा। तो क्या होगा, उसे पता नहीं है कि बैलेंस फंक्शन किस लिए, बैलेंस वेरिएबल किस लिए बनाया हुआ है। तो वो आपकी कोडिंग में बैलेंस वैल्यू अपने फंक्शन में, जो उसे फंक्शन बनाने का टास्क दिया हुआ है, तो वो बैलेंस वैल्यू को यूज़ कर लेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा बैलेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सपोज़ करो कि आप बैंक में गए, आज आपके अकाउंट में 4,000 थे, आपने 1,000 रुपये जमा करा तो 5,000 हो गए। और जैसे आप चेक करने आए कि मेरे बैलेंस देखता हूँ कितना है, 5,000 ही है, उसको काफ़ी दिन बाद याद आया, उसने चेक करा तो निकला 4,000। तो उससे पूछा कि कल तो मैं आपको 1,000 जमा करके गया था, ये 4,000 कैसे हो गए। तो वो जो बैंक का एम्प्लॉय है या जो भी है, तो वो खुद सोच में पड़ जाएगा कि हुआ क्या। तो ये क्या हुआ है कि इंटरनल डीबग हुआ। क्या हुआ कि जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे, जो एक दूसरा प्रोग्रामर था, उसने बैलेंस की वैल्यू को करप्ट कर दिया बाय मिस्टेक। उसे नहीं पता था कि ये किस लिए यूज़ हो रहा है। तो इसमें जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तहत जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, इसमें डाटा इनसिक्योरिटी रहती है, ठीक है। और जबकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तहत करेंगे इसको, तो हमारी डाटा सिक्योरिटी काफ़ी बरकरार रहेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, वरना हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, उसमें हम वेरिएबल्स का ग्रुप लेते हैं, मतलब वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन का और उसके जुड़े फंक्शंस का, जो कि हम बोल सकते हैं वेरिएबल्स इक्वल्स टू मेंबर वेरिएबल्स, मतलब कि किसी क्लास के वेरिएबल्स और फंक्शन मेंबर फंक्शन, ठीक है। फंक्शन
इक्वल्स टू मेंबर फंक्शन, मतलब हम किसी क्लास के अंतर्गत बनाएंगे, जो कि मैं अब इस एग्जांपल को आगे भी वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो मतलब जो डाटा सिक्योरिटी हो रही है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डाटा इनसिक्योरिटी हो रही है वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से उससे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे वाले लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और ये बैंकिंग सिस्टम का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से जो इम्प्लीमेंट होगा इसका एग्जांपल को हम आगे देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।